बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनरावृत्ति करा रही हूँ और पुनरावृत्ति में मैंने आज पाठ 7 को लिया है कि पाठ 7 का जो कविता है साथी हाथ बढ़ाना, मैं वो आपको कराने चल रही हूँ। यद्यपि भावार्थ और इसके कई बार ऑनलाइन ऑफलाइन सब में हो चुके हैं, वीडियो बन चुका है, लेकिन आज मैंने सोचा कि संक्षेप में अर्थ बताकर मैं इस पे आधारित प्रश्न कराऊंगी, जो पाठों पर आधारित प्रश्न कहे जा सकते हैं। 1 वर्ड 1 लाइन ऐसे प्रश्नों को मैं कराऊंगी जो पाठ के बीच से पूछे गए हैं। तो मैं संक्षेप में पहले अर्थ बता देती हूँ थोड़ा सा आपको कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए, मिलकर बोझ उठाना। तो यहाँ पर कविता में शायर ध्यानवी जो हैं वो ये कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए अकेला महसूस कर रहा है, थक जा रहा है, तो हमें सबको उसके साथ जुड़ जाना चाहिए। साथी हो तो हाथ बढ़ाकर उसके कार्य को बंटवाओ। एक का काम अनेक के हाथ में जाता है तो वो बोझ नहीं होता, बट जाता है, कम समय में होता है, थकान कम होती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि इसमें समझाने की कोशिश की है। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। उनके कहने का मतलब कि अगर मेहनत करने वाले एकजुट हो जाएंगे तो उनके रास्ते की बाधाओं में अगर पर्वत भी आ रहा तो वो भी रास्ता छोड़ देगा, सागर भी अपना रास्ता छोड़ देगा। फौलादी सीने हैं अपनी, फौलादी हैं बाहें। अगर हमारे अंदर हिम्मत है, हमारे अंदर ताकत है, तो कोई भी हमारे रास्ते को रोक नहीं सकता। इसलिए कवि ने कहा कि साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना है, कल गैरों के खातिर आज अपनी खातिर करना है। उन्हें कहने के परिश्रम करने वाले जो लोग होते हैं उनके हाथ की जो रेखा होती है वो परिश्रम करने के लिए ही बनी होती है, यानी वो परिश्रम ही करते हैं। इसलिए मेहनत करने वालों को किसी चीज़ का डर नहीं होता। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नहीं। यानी कि हमारा दुख एक समान होता है, हमारा सुख एक समान होता है, हमारी मंजिल एक है। तो हम एक दूसरे का साथ पकड़ करके, एक दूसरे का हाथ बटाते हुए कार्य को के बोझ को क्यों नहीं एक कर लेते। इसलिए कवि ने ये सिखाया है कि हमें मिलकर बोझ उठाना है, हाथ बढ़ाना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि इस तरीके से मैं थोड़ा सा आपको समझा दी हूँ और फिर मैं आपको प्रश्न करा दूँ, नहीं तो फिर प्रश्न छूट जाएंगे। फिर जैसे आगे कुछ ऐसा लगेगा तो मैं समझा दूँगी। तो मैं इस पाठों पर बनने वाले जो प्रश्न हैं, जैसे कि जो सीन पैसे से दिए जा सकते हैं या जो आपको 1 वर्ड में आ सकते हैं, मैं उनको कराने चल रही हूँ। तो सबसे पहले कि इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने की बात कही गई है। प्रश्न 1, इस गीत में किस प्रकार के कार्य करने की बात कही गई है। प्रश्न है कि इस गीत में यानी साथी हाथ बढ़ाना में किस प्रकार की बात कही गई है। तो उत्तर इसका होगा मिलकर कार्य करने की बात, यानी इसमें मिलकर कार्य करने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि मेहनत करने वालों के आगे कौन शीश झुकाता है। यानी मेहनत करने वालों के आगे कौन शीश झुकाता है? पर्वत शीश झुका देता है, रास्ता समुद्र रास्ता छोड़ देता है। तो पर्वत
शीश झुकाता है। फिर और क्या हो सकता है? फिर हो सकता है प्रश्न की मिलकर कार्य करने से क्या संभव है? करने से क्या संभव है? मिलकर कार्य करने से क्या संभव है? तो मिलकर कार्य करने से क्या संभव है कि बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान बन जाती है। मिलकर कार्य करने से बड़ी से बड़ी जो मुश्किलें होती हैं वो बहुत आसानी से हट जाती हैं। फिर अगला प्रश्न हो सकता है कि गीतकार ने हाथ बढ़ाने का प्रयोग किसके लिए किया है? किसके लिए कहा है? तो किसके लिए कहा? अपने साथियों के लिए। मजदूर अपने साथियों से ये बात कह रहे हैं कि साथी हाथ बढ़ाना। साथी को हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है। साथियों से हाथ बढ़ाने की बात कही जा रही है कि हाथ बढ़ाना। फिर है कविता में ये बताया गया कि मनुष्य को अपने जीवन में किससे नहीं डरना चाहिए। पूछा है कि मनुष्य को अपने जीवन में किससे नहीं डरना चाहिए। तो कविता की पंक्तियों में ही कहा है कि किससे नहीं डरना चाहिए? तो मेहनत से। अगर हम मेहनत से नहीं डरेंगे तो हम जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते। मनुष्य को अपने जीवन में परिश्रम से नहीं डरना चाहिए। चाहे कितनी भी परिश्रम करनी पड़े, आपको तैयार रहना चाहिए। तब जाकर के वास्तव में जो मनुष्य है वो जीवन में किसी सही रास्ते को प्राप्त कर सकता है। कविता में गैर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया? कल गैरों की
खातिर, कहा है ना कल गैरों की खातिर के आज खुद की खातिर करना है। गैर शब्द कौन है यहाँ? कविता में गैर शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? अब देखिए, कविता में गैर शब्द का प्रयोग दुश्मन के लिए, और उस समय दुश्मन कौन था? अंग्रेज थे। तो आप अंग्रेज के लिए या दुश्मन के लिए भी लिख सकते हैं। दुश्मन के लिए, अंग्रेज को कह सकते हैं, अंग्रेजों के लिए, दोनों हो सकता है इसका उत्तर। फिर मुझे लग रहा है अब आपको नीचे नहीं दिखेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करके ऊपर लिखूंगी। चलिए मैं इसको रब करती हूँ। ऐसे ही कविता के का जो भावार्थ होता है, उसी भावार्थ पर छोटे छोटे प्रश्न बना दिए जाते हैं। अगर आपको भावार्थ अच्छे से याद है तो आप प्रश्नों के उत्तर भी अच्छे से कर सकते हैं। तो कविता का भावार्थ आप अपने आप पहले उसको पढ़ डालें, क्योंकि मैंने कई बार बताया, आज भी मैंने संक्षिप्त सा बता दिया है आपको, तो आपको आना चाहिए। गीतकार की मंजिल कैसी है? तो कैसी मंजिल की बात गीतकार कर रहे हैं? साहिल अडवाणी सच की मंजिल की बात कर रहे हैं। तो कहते हैं सच की मंजिल है उनकी, सत्य के रास्ते पर चलते हुए वो अपने साथियों को संबोधित करते हैं कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए मिलकर बोझ उठाना। तो सच की मंजिल की बात वो करते हैं। फिर और प्रश्न क्या बन सकता है? गीतकार इस गीत में किस प्रकार कार्य करने की बात कहता है? तो कैसे कहता है? साथी हाथ बढ़ाने को कहता है कि मतलब आराम से मिलकर सोच समझकर। तो सबसे बड़ी बात, हाथ बढ़ाना तो मिलकर काम करने को कहा है। तो प्रश्न बन सकता है कि गीतकार इस गीत में किस प्रकार कार्य करने की बात कर रहा है? गीतकार इस गीत में किस प्रकार का कार्य करने की बात करा? तो गीतकार कहता है मिलकर काम करना, मिलकर कार्य करने की बात कर रहा है। तो मिलकर बात, गीतकार कहता है कि मिलकर काम, मिलकर बोझ उठाना। फिर रचयिता का नाम आप हमेशा रट के रखिए। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि मिलकर मेहनत करने से क्या संभव है? तो प्रश्न बन सकता है कि मिलकर
मिलकर कार्य करने से क्या संभव है? क्या संभव है? मिलकर कार्य करने से क्या संभव है? क्या संभव है? कठिन कार्य भी जो है वो आसानी से हो जाएगा। तो मिलकर कार्य करने से क्या संभव है? मिलकर कार्य करने से कार्य आसान हो जाएगा। मिलकर कार्य करने से क्या आसान हो जाएगा? तो काम आसान हो जाएगा। फिर एक प्रश्न बन सकता है कि हम कब चट्टानों से भी रास्ता निकाल सकते हैं। हम कब रास्ता निकाल सकते हैं? कि उत्तर होगा कि जब हमारी बाहें और सीने फौलादी और इरादे पक्के हैं। हों तो इस तरीके से हम कठिन से कठिन काम भी जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और जीवन में परिश्रम से कभी भी डरना नहीं चाहिए। और पहले हमारे परिश्रम का फल कौन लेते थे? अंग्रेज उठाते थे। तो ये भी कहा गया है कविता में, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर का। ये गैर जो है अंग्रेज हैं। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, यानी जो हमारा दुख एक समान है, हमारा सुख एक समान है, तो हम मिलकर अपना बोझ क्यों नहीं बांट लेते? तो उन्होंने कहा कि इस पे एक प्रश्न बन सकता है कि हमारे परिश्रम का लाभ पहले किसे मिलता था? इस पर एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि हमारे परिश्रम का लाभ पहले कौन उठाता था? पहले हमारे परिश्रम का लाभ कौन उठाता था? अंग्रेज उठाते थे। अंग्रेज और दुश्मन। मुझे लग रहा है कि आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे का काम करूंगी। चलिए, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, तो मैं इसको रब कर देती हूँ। वास्तव में अर्थ अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको प्रश्नों के उत्तर याद नहीं करने पड़ेंगे और आप आराम से कविता की पंक्तियों के माध्यम से ही अपने उत्तर को आसानी से समझकर उस पे अपना सही विकल्प चुन सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, सही उत्तर लगा सकते हैं।
तो इसलिए कविता के अर्थ को बिल्कुल भी ये दिमाग में मत रखिए कि इस समय माइक्रोसॉफ्ट पर प्रश्न हो रहा है तो ये अर्थ पर कुछ नहीं पूछा जा सकता। अर्थों पर ही आधारित जो है प्रश्न बनाए जाएंगे, तो आपको वो अच्छे से याद होना चाहिए, तब आप किसी भी प्रश्न के उत्तर को आसानी से कर लेंगे। मैं और देखती हूँ कि इस पर क्या बन सकता है प्रश्न में। तो मेरी जो कोशिश है वो ये है कि अधिक से अधिक प्रश्न करा दूँ। एक हो सकता है, देखिए ये जो इसका तीसरा पैराग्राफ है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन जाती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। तो उनका कि अगर मिलके करोगे तो कुछ भी हो सकता है। एक से कतरा मतलब पानी की बूंद से है, कि पानी की एक एक बूंद से कभी क्या कहना चाहता है, कि पानी की एक एक बूंद से क्या बन, थोड़ा प्रश्न क्लियर नहीं हो रहा, इसको फिर से लिखती हूँ। पानी की एक एक बूंद से कभी क्या बनने की बात, ऐसे कर देती हूँ, कभी क्या बनने की बात कर रहा है। तो दरिया कहा है उसने कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। दरिया का मतलब होता है नदी, तो उत्तर में आएगा कि नदी। उन्होंने कहा कि एक एक बूंद जो रहता है वो नदी में परिवर्तित होता है, कहते हैं बूंद बूंद से सागर बनता। तो यही वहां कहा गया है कि एक एक कतरा भी जो है वो दरिया में परिवर्तित हो सकता है। एक एक राई मिलकर क्या बना सकती है, पहाड़ बना सकती है। ये भी आप लिखिए, एक एक राई मिलकर क्या बना सकती है, क्या बन सकता है, राई से पर्वत बन सकता है। पर्वत बन सकता है। तो एक एक पर्वत बन सकता है। फिर तो अगर इस पे एक प्रश्न है कि अगर हम आपस में मिल जाएं तो क्या कर सकते हैं, किस्मत बदल सकते हैं। अगर हम आपस में मिलकर कार्य करें तो क्या बदलाव आ सकता है। मिलकर कार्य करने से किस्मत तक बदल सकती है। तो ये कहा है कि अगर आप मिल करके काम करें तो आप किस्मत भी बदल सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए
फिर मैं और देखती हूँ क्या बन सकता है इस पे। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को नहीं करा रही हूँ क्योंकि पाठ्य पुस्तक के प्रश्न जो हैं वो आपने किया है। भाषा के प्रश्नों में बहुत सारे प्रश्न हाथ के ऊपर दिए हैं, तो उस मुहावरों का अर्थ बता देती हूँ। इसमें जो मुहावरे दिए गए, हाथ को हाथ न सूझना यानी कुछ भी दिखाई न पड़ना। फिर है हाथ साफ करना यानी चोरी कर लेना या गायब कर देना। हाथ पैर फूलना, हाथ पैर फूलने का मतलब होता है घबराहट होना। हाथों हाथ लेना यानी सुरक्षित करना या सम्मान देना। हाथ लगना, इसका मतलब होता है अचानक कोई चीज़ आपके हाथ लग जाए, मिल जाए। तो इस तरीके के कुछ मुहावरे दिए गए थे जिसको कि मैंने आपको अर्थ बता दिया। वाक्य प्रयोग आप स्वयं कर लीजिए। इसके बाद भाषा की बात के प्रश्न में जो शब्द दिया गया है कि हथघड़ी, हाथ घड़ी, हथौड़ा, हस्तशिल्प, हस्तक्षेप, निहत्था, हथकंडा, हस्ताक्षर, हथकरघा, ये सारी चीज़ें जो हैं अलग अलग स्थान पर प्रयोग की जाती हैं, लेकिन सब में हाथ की भूमिका बताई गई है। हाथ घड़ी का मतलब हाथ में पहनने वाली घड़ी। हथौड़ा का मतलब हाथ में लेकर उस भारी भरकम लोहे का औजार जिससे हम तोड़ सकते हैं। हस्तशिल्प का मतलब होता है कि अपने हाथ से बनाई हुई शिल्प कला। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि किसी के बात में हाथ डालना, मतलब बात में बाधा पहुंचाना। निहत्था का मतलब होता है जो अपने मतलब हाथ में कुछ न लिया हो। हथकंडा का मतलब होता है किसी और तरीके की घटना की चर्चा करके उसमें घटना जोड़ना। हस्ताक्षर का मतलब होता है कि अपने हाथ से अपने अक्षरों में नाम लिखना। हथकरघा का मतलब होता है कि हाथ से करघे को चलाना और चीज़ों को बनाना। उसके बाद जो शब्द दिए हैं वह है पर्वत, शीश, रास्ता और इंसान। ये पर्यायवाची शब्द लिखने को है। तो पर्वत का आप कुछ भी कर सकते हैं, पहाड़ कर सकते हैं, नग कर सकते हैं, गिरी कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। शीश सिर, सर, माथा, मस्तक वगैरह। मस्तक तो हालांकि आगे के माथे को कहते हैं। और रास्ता के लिए रास्ता हो सकता है, मार्ग हो सकता है, मग हो सकता है। तो इस तरीके से इंसान के लिए मनुष्य, नर, मानव इत्यादि आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपको आया जाए कि माइक्रोसॉफ्ट में वो प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद के जो प्रश्न हैं नीचे लिखे आपके सारे से अवसर का प्रगति हों, तो ये सारे प्रश्न आपको माइक्रोसॉफ्ट में नहीं पूछे जा सकते। फिर देखिए कुछ प्रश्न मैं और लिखा देती हूँ कि आप इतना स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो मैं थोड़ा सा और लिखा देती हूँ। एक दो प्रश्न मुझे लग रहा है कि जरूरी है कि गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की बात कर रहा है। गीतकार कहाँ राहें, गीतकार कहाँ राहें पैदा करने की, राहें बनाने की बात कर रहा है। तो पूछा गया कि कहाँ राहें पैदा करने की बात कर रहा है या कहाँ राहें बनाने की बात कर रहा है। तो है कि चट्टानों से उत्तर हो जाएगा। उत्तर है चट्टानों में राहें बनाने की बात कर रहा है कि जिन पत्थरों को तोड़कर चट्टानों में भी हम राहें बना सकते हैं। तो देखिए कि जो मुझे लग रहा था, जहाँ जहाँ मुझे लगता जा रहा मैं उसको आपको करा दे रही हूँ। फिर उसके बाद का प्रश्न एक और कराने की सोच रही हूँ कि मैं आपको कुछ और कराऊँ, कि एक दो प्रश्न और देख लेती हूँ। ये गीत किसको संबोधित किया गया है? इस गीत का संबोधन
किसके लिए किया गया है। तो देखिए इस गीत का संबोधन जो है, ऐसे आप इसको अलग करेंगे तो मजदूरों के लिए लगता है, लेकिन देश के रहने वाले, काम करने वालों के लिए, देशवासियों और काम करने वालों के लिए। तो देखिए ये प्रश्न भी आपको बहुत समझ में आना चाहिए कि काम करने वालों के लिए कहा जा रहा है, कि जो काम करने वाले हैं उनके लिए बात हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आप कविता पर आधारित जितने प्रश्न बन सकते थे वो मैंने करीब करीब बनाने की कोशिश की है कि आपको लिखवा दूं। तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता का भावार्थ और प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।